Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. 2017 में यूपीएससी के मेंस में ये सवाल था कि सहिष्णुता और प्रेम, लेकिन 1 लाख बच्चों को पढ़ा चुका सर। किसी नफरत को आप नेशनलिज्म नहीं कह सकते। Most followers of religions, they don't follow the religion, they only follow the ritual. एक दूसरे को सही बातें बताते हैं जो हम ऐसा बोला कोशिश कर रहे हैं है, आज। ये हमारे धर्म के खिलाफ बोला है, जबकि सर उसमें असलियत कुछ नहीं। ईश्वर को मानता हूँ, खुदा को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ। जब उसके क्रिएशन से आप मोहब्बत नहीं कर तो जब हमें लंबी दूरी के सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने होते हैं, ये पॉजिटिव है, लेकिन उसी इंजन का यूज सर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए भी किया। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हमारे साथ बहुत दिनों की कोशिश के बाद अख्तर मलिक साहब दृष्टि आईएएस के एक कोच हैं, सीनियर कोच हैं जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक आजमी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो साइंस टेक के एक्सपर्ट हैं, समर्पण आईएएस में पढ़ाते हैं। तो इतने पढ़े लिखे लोग आज जमा हैं यहाँ पर और हम लोग बात करेंगे देश में जो इस वक्त चल रहा है। हालात अच्छे हैं कि नहीं ये भी सही पता नहीं चल पाता है। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आपने हमारे देश के बहुत ही महान शिक्षक अख्तर मलिक साहब का इंट्रोडक्शन कराया। तो आपका भी तो देश में बहुत नाम है, और आपका भी इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है कि हमारे बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, और आज हम लोग आपसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। अभी तक सुनते हम आए हैं कि आप सिर्फ सवाल करते हैं, और आज आपको जवाब भी देना होगा। तो बेहतर है, एक माहौल है। हम लोग ऐसे कहा जाए कि आपकी बेहतरीन कॉफ़ी पर हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और कॉफ़ी विद अख्तर भाई एंड फारूक आज़मी। हाँ सर, ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसा जो है चल रहा है आजकल, क्या माहौल चल रहा है? मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जिम्मेदारी क्या क्या हम लोग समझ रहे हैं अपनी जो चल रहा है। जैसे यूपीएससी आप लोग पढ़ाते हैं, मैं भी नज़रिया द विजन एक चैनल चलाता हूँ। तो सामाजिक समरसता को इसमें समझाने की ज़रूरत है हम सबको, हम अपने चैनल के ज़रिए, आप अपने चैनल के ज़रिए। ये तो सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरत है इसकी प्रासंगिकता पर कि आप लोग अपने ख्याल बताएं। सर शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। नहीं बुला तो मैं आपको रहा हूँ सालों से आप आए सर फुर्सत नहीं मिल पाती, तो अच्छा मुद्दा उठाया आपने, और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये सवाल भी यूपीएससी में आ चुका है। ओके 2017 में यूपीएससी के मेंस में ये सवाल था कि सहिष्णुता और प्रेम न केवल प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान रही है, अपितु वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सर पब्लिक के बीच में ऐसी कोई चीज़ें नहीं आती, लेकिन हाँ बिल्कुल भी नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। और आपने ये मुद्दा उठाया तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी जो सोसाइटी में है, तो सर कभी भी किसी भी कंट्री के लिए वो बेनिफिशियरी नहीं रही। रशिया में जब ज़ार ने रशियन कल्चर को बाकी पोल, फिन, कज़ाक जितने कल्चर थे उनके ऊपर इन्फोर्स करने की कोशिश की, तो रशिया कोलैप्स करने लग गया। इस तरह की आप कल्चरल एक्टिविटीज़ पे यूरोप में, हंगरी में, ऑस्ट्रिया में, चेकोस्लोवाकिया में, और यहाँ तक कि 1993 तक बना हुआ था यूगोस्लाविया, वहाँ भी देखिए यूगोस्लाविया, चेक और स्लोवाकिया अलग अलग। तो सर वहाँ पर भी ये चीज़ें रहीं कि जब कल्चरल डोमिनेटिंग फिगर आने लगी तो वो उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं रहा, और मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ें हैं। बिल्कुल वही मैं कहना चाहता था। थोड़ा सा जो लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया और सोशल मीडिया पे आकर वो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। जी
आप देखिए कि ऐसे लोग ज़्यादातर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, राइट हाँ, राइट। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, और पार्टी बदलते ही सर उनके बोली बदल जाते हैं। हाँ, कई लोगों को दिखाई वो पड़ता चाहे मतलब पॉजिटिव वाले निगेटिव में जा रहे हो और निगेटिव वाले पॉजिटिव में जा रहे हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं सर कि अगर अभी आज की डेट में कुदरत ना करे रोड चलते एक एक्सीडेंट हो जाए, जी। आप देखेंगे कि तमाम लोग दौड़ पड़ेंगे, उनको उठाएंगे, गाड़ी किनारे करेंगे, लोग जो है उनकी मतलब हेल्प करने लग जाएंगे, कुछ लोग घर तक पहुंचाएंगे। वहाँ ना कोई मज़हब पूछेगा, ना वहाँ कोई आपकी कास्ट पूछेगा, ना वहाँ कोई चीज़ें होंगी। ये नेचर इंडियंस का कंटिन्यू है, आज से नहीं सर। आपको एक मतलब हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। आज से तकरीबन 2600 साल पहले केवल गंगा घाटी वाले एरिए में 63 ऐसे रिलीजियस सेक्ट का जिक्र आता है जो एथीस्ट थे। एथीस्ट इस सेंस में थे कि मतलब वो खुदा को नहीं मान रहे थे या वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ रहे थे। 63 नास्तिक संप्रदाय अकेले गंगा घाटी में एग्जिस्ट कर रहे थे और पब्लिक उनको कुछ पसंद भी कर रही थी। बट ऐसा नहीं था कि सर वहाँ पर एकदम मारकाट मच जाती जैसे यूरोप में मच गई। लेकिन इस मामले में भी आप देखें, यूरोप की तारीफ़ करें, पिछले 500 साल से उन्होंने अपनी सोसाइटी को जिस तरीके से बैलेंस किया, वो चीज़ें आज हिंदुस्तान में भी रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं कुछ निगेटिविटी आ भी रही है, मान लीजिए हम आप हैं, हम आप बात कर रहे हैं, हमारी बात आप समझ रहे हैं, एक आम आदमी चीज़ें नहीं समझ पाता। अक्सर करके वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है। कोई वीडियो उसने देख लिया, कहीं पर कुछ एक सोशल मीडिया न्यूज़ फ्रॉड ही पढ़ दी गई, उसे लगा कि अरे सब बड़ा निगेटिव हो रहा है, बड़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अच्छा, नो डाउट लोगों के बीच में व्यूज़ का डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मतभेद है। लेकिन मेरा मानना है कि सर मतभेद ही तक रहने चाहिए, वो मन भेद में कन्वर्ट ना हो जाए। क्या बात है। जहाँ हम आपको टोटलिटी में डिनाई करने लग जाएंगे, नहीं सब हमें तो आपको सुनना ही नहीं, हमें तो आप पसंद ही नहीं। तो आज जो इशू ये है ये वाला, इस इशू पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सर अभी तक जहाँ तक मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सोसाइटी में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, 90% हैं। 10% में हो सकता है कि कुछ के गलत फहमियाँ रही हों या कुछ भ्रमित हैं बहुत कुछ के अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स रहे हों, जिसकी वजह से वो इस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह कहीं पर दे दिया करते हों। जी। साइंस और टेक में कभी इसमें कोई यूज़ है, कोई दखल है, उसका भी फ़ायदा कर सकते हैं? हाँ, आज का जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया ही अगर आप देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही देन है सर। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मलिक साहब, मेरा अपना मानना है, और आप तकरीबन मुझे लगता है कि 25 साल सिविल सर्विसेज के फील्ड में यस फर्स्ट लाइन के जो कोच रहे हैं, और कम से कम नियर टू उतने ही साल मुझे भी इस फील्ड में हो गया है। आप लोग 30 साल के लगते हैं, क्या 5 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया? ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए ईमानदारी की वजह से है सर। क्योंकि हम लोगों ने मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, पिछले 15 साल से मैं सर के साथ में हूँ, और मैं भी तो ऐसा ही देखा। और सर की सोबत में ही मैंने पिछले 10 साल और बाइक किया, इसलिए 25 अरे सर, आपने पिछली साल ये बताया कि सर की 40 ईयर एज है, तो मुझे ये एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि इतनी उम्र है, और मैं तो समझ रहा था कि कॉन्शियस हो जाता हूँ ये उम्र की बात करने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने हमेशा हमारे क्लास सर के भी इस इलाहाबाद ने हम लोगों ने अपने घर पर उतना वक्त नहीं गुजारा जितना हम लोग इलाहाबाद के हो गए। यानी हम आए तो हम यहाँ से लौट के नहीं गए। प्रयागराज की जो ज़मीन की बात अगर करूँ तो, क्योंकि ये ना पढ़ने के साथ साथ मिलना भी सिखाती है। आप देख लें ना, हमारा संगम ही देख लें कि कहाँ से गंगा और कहाँ से जमुना, और कहा जाता है कि सरस्वती, तीनों आकर के एक जहाँ मिलती हैं। इससे भी ऊपर बताते हैं, तिग्मांशु धूलिया साहब से बात जब होती है तो इससे भी आगे बताते हैं, केन्स नदी भी बता देते हैं इसमें मिलती है, तो मिलना सिखाती है। हम लोगों ने वो सीख करके ना क्लास पर किया। तकरीबन कह सकता हूँ कि मैं 1 लाख बच्चों को पढ़ा चुका। ये अगर कोई हो सकता है कि लोगों को ना ये समझ आए, लेकिन 1 लाख बच्चों को पढ़ा चुका सर। आज तक कभी भी
जो जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं ना, सोशल मीडिया में सुनते हैं, ये कुछ न्यूज़पेपर जो बायस्ड हो जाते हैं, जो बातों को ना फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो अफसोस ये होता है कि आखिर ये होता कहाँ है। ठीक है, आज का दौर है सोशल मीडिया का, तो इतनी सी भी बात अगर कहीं होती है सर, तो वो तुरंत हमारे सामने डिस्प्ले कर जाती है। जी, सच हो या ना हो सर, इससे पहले इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती थी, जी। जो हम तक नहीं पहुंचती थी। जहां की बातें होती थी वहीं वो बातें रह जाती थी। ठीक, तो ये अफसोस ये होता है कि इतना कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतना एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, जिनको हम लोग कभी आज तक धर्म के सांचे में, या हम लोग किसी मजहब, किसी जात, किसी कास्ट, हम लोगों का सिर्फ एक ही धर्म है और वो हमारा राज धर्म है, कि हम समझते हैं कि हर इंसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि उसके लिए हम काम करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो यही सबसे ज़्यादा। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ सर, कि थोड़ा सा उसे और बेहतर होगा अगर साहब इजाज़त हो तो मैं इस बात को रखूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस हैं वो समझें इस बात को, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ मैं वो डिस्कस भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, की जा रही है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये फला धर्म अच्छा, फला धर्म खराब, ये सारी चीज़ें जो लोग, सब हर तरह के लोग हैं सब, और सब तरह के लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बिल्कुल। और तो मैं आपको बताऊं कि मैं रिसर्च कर रहा था, तो उस दौरान मेरे जो गाइड थे मिर्ज़ा अंसार बेग साहब थे, उनकी डेथ हो गई। तो होता ये है सर कि यूनिवर्सिटी में जो कन्वीनर होता है, जैसे साइंस के हमारे कन्वीनर थे डॉक्टर SK सिंह, और यहीं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से थे और जौनपुर से ही रहने वाले थे। सर, जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है जी, लोगों ने जैसे कि हमको एक धार्मिक व्यक्ति समझ करके, और हमसे ये बताया गया कि अरे अब आपकी PhD नहीं पूरी हो पाएगी, अब आपका रिसर्च फंस जाएगा, कौन कराएगा, और अब आपका कौन कराएगा, और अब तो आपका गया कन्वीनर के पास जी। अगर मैं सर लोगों की बातों में आता तो शायद आज मुझे डॉक्टरेट की अवार्ड नहीं होती। मैं गया, पर्सनली सर से मुलाकात किया। आप यकीन विच सर? डॉक्टर SK सिंह। अच्छा। TD कॉलेज पढ़ता है जौनपुर में, बड़ा कॉलेज है वो, हमारे शिबली कॉलेज के ही इक्विवेलेंट माना जाता है, वहाँ के थे सर। वो पहले दिन से और आखिरी दिन तक, आप यकीन मानिए, मेरी थीसिस कंप्लीट फेज में थी, लेकिन उन्होंने मेरी थीसिस तक को इंग्लिश डिपार्टमेंट में भेजा और ये कह करके एक्सपर्ट को बोला कि कहीं कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, नहीं तो मेरी इंसल्ट होगी। और मेरा वाइबा कराने के बाद शेक हैंड उन्होंने किया कि मिस्टर आज़मी, अब आज से आप डॉक्टर हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर, उतना मेरे हो सकता है कि एक फादर ही किसी बच्चे की हेल्प कर सकता है, जितनी मेरी उन्होंने हेल्प किया किसी ने नहीं किया। ये एक मैं छोटी सी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी धर्म विशेष से थे और मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेट किया जाता है वो ऐसा है नहीं। पहले किसी को समझने की कोशिश कीजिए। हम सोसाइटी को सही से समझने की कोशिश करते नहीं सर, और हम सीधे ब्लेम कर जाते हैं। अब रही बात, इसमें है कहाँ से ये बातें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में। अब हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो आजकल के हैं, जिनको हम तथाकथित पॉलिटिशियन कहते हैं, वो लोग काम तो कुछ करते नहीं, मुद्दों पर तो कभी आते नहीं। कंट्री के एजुकेशन लेवल, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, कंट्री की पॉवर्टी, या कंट्री का और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कैसे और डेवलप किया जाए, और कंट्री की इमेज को कैसे दुनिया में रखा जाए लोगों के सामने, इस पर उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान ये होता है कि किसी तरह से, चूंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आप जानते ही हैं कि सर गिने जाते हैं, दिमाग नहीं गिने जाते, तो और दो इनको मिल गए हैं मैक्सिमम लोग, वेल पॉपुलेटेड लोग, और दोनों नेता चाहते हैं कि किसी तरह से हम अपने धर्म में, अपने कास्ट में, अपने लोगों में, उनका कोई है नहीं ना, वो किसी के हैं
और ना वो किसी के नहीं हैं, वो अपने माँ के नहीं, बाप के नहीं, भाई के नहीं, अपने दोस्त के नहीं हैं, सिर्फ उनके सामने जान की कोई कीमत नहीं है उनके कुर्सी उनके सामने है, ठीक है। तो उसके लिए वो दांव पे किसको लगाते हैं? जहां पोलराइजेशन हो। अब ये पोलराइज करने के लिए ऐसे ऐसे अटैक करते हैं, कोई कहेगा कुछ तो कोई कहेगा कुछ, तो उधर से कोई बोलेगा कुछ तो इधर से कोई बोलेगा कुछ। तो जो लोग हैं, आम पब्लिक है, जो वेल एजुकेट नहीं है सर हमारी कंट्री की, जो इतनी समझ नहीं रखती है, जो अपनी खेती किसानी में लगी रहती है, उसको दुनिया की चीज़ें नहीं, तो वो उन चीज़ों को देख अच्छा ये फला नहीं ऐसा बोला है, ये हमारे धर्म के खिलाफ बोला है, जबकि सर उसमें असलियत कुछ नहीं होती है। और धीरे धीरे ना वो अपनी चीज़ों को पोलराइज कर लेता है, और पोलराइज करने के बाद वो उसको एंजॉय करता है। आप यकीन मानिए, वोट देने के बाद एक भी लीडरशिप उस एरिया में 5 साल तक दिखाई नहीं देती है। कौन किस हालात में जी रहा है, हम लोग उस हालात में रहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोगों ने गरीबी को, इवन कि हम लोग भी उसी सेक्टर में आते हैं, गरीबों के ही सेक्टर में आते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि राजनेताओं ने हमें अमीर नहीं बनने दिया। 99% लोग उसी में आते हैं। तो हमारे साथ जब वो लोग बैठते हैं तो ये ठंडक का मौसम है, सर ठिठुरते हुए बच्चे हैं, उनके पास कंबल नहीं है, उनके पास कॉपी किताब नहीं है, स्कूल जाने के लिए उनके पास ड्रेस नहीं है, एक उनके पास कोट नहीं है, ठीक है, हर चीज़ में तमाशा। और 5 साल के बाद फिर आएंगे, फिर पोलराइज करेंगे, वोट लेकर के चले ये जाते हैं। नैरेटिव, तो देखिए उनका काम है, उन्होंने नैरेटिव सेट किया, तो बाकी भी तो नैरेटिव इसके रिवर्स सर तो अब ये जिम्मेदारी इस इंटेलेक्ट क्लास की बनती है जी, अपने अपने तरफ से लोग निकल करके आएं, और जो उन्होंने अपनी सोसाइटी से सीखा है, जो सोसाइटी में देख रहे हैं, दिल पर हाथ रख करके बताएं कि नहीं कोई गलत नहीं है, हमारा समाज गलत नहीं है, हमारे समाज के लोग गलत नहीं हैं, हमारी बॉन्डिंग जैसी तब थी अब उससे ज़्यादा मजबूत है। हमें इस तरह की चीज़ों से के दायरे में रख करके बांटने की कोशिश ना की जाए। तो जिम्मेदारी हमारी इसलिए है क्योंकि अगर हम आकर के यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे सर जी, तो कल इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा कि ये आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सिविल सर्विसेज के जाने माने कोच हैं, मैं भी सिविल सर्विसेज की दुनिया से जुड़ा हुआ हूं, तो आखिर आप क्या कर रहे थे? आपने समाज को सही बात क्यों नहीं बताई? तो ये जो आज का हमारा चाय का जो टाइम है सर, ये इतना बेहतरीन गुजरने वाला है क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारी बातें अपने डॉक्टर साहब से सीखेंगे, आपसे हम सीखेंगे, और मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई बेहतर सवाल आप मलिक साहब से रखें तो ज़्यादा अच्छा। मलिक साहब, जो देश और धर्म इस क्या होनी चाहिए, नैरेटिव जो सेट्स हैं, हम लोग कैसे लोगों को इस तरह से अवेयर और इनलाइटेंड करें कि वो सही मायने में धर्म और सही मायने में देश को समझें। देखिए, हमको तो नेशनलिज्म भी उसी तरह फैनेटिज्म की तरफ दिखाई पड़ता है जिस तरह से धर्म को मानने वाला है, और क्योंकि उसका भी मिस इंटरप्रिटेशन है। हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं इस पर कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, मोस्ट फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन्स, दे डोंट फॉलो द रिलीजन, दे ओनली फॉलो द रिचुअल्स। तो रिचुअल्स जोग्राफिकल होते हैं आमतौर से, कि अब जैसे ईद की में सेवई है, अरब वाले जानते भी नहीं होंगे सेवई क्या चीज़ होती है, जहाँ से इस्लाम आया है। तो ज़्यादातर रिचुअल्स हैं, उस रिचुअल्स पे लड़ना है, जबकि वो अरे सर अब बात आ ही गई, मैं आपको बता दूं कि अरब में पैजामा पहना ही नहीं जाता। हाँ, और यहाँ ऊपर नीचे करने में लोग मार किए हुए हैं। और यहाँ पैजामा पहनने के लिए मुसलमान बना देते हैं उसको। हाँ, पैजामा मुसलमान बना दिया, पैजामा वहाँ पहने ही नहीं, बहुत सारी कैटेगरी बना दी, ऊपर नीचे वाली आप बता रहे और हैं। छोटा बड़ा करने लगे उसमें। तो मतलब ये मतलब जैसे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो उसमें है, प्रेम्बल है, या जो ह्यूमन राइट्स एक्ट्स हैं, तो इन सबों को मद्देनज़र रखते हुए मतलब व्हाट शुड बी द आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि क्या ड्यूटी है धर्म के नाम पर भी और देश के लिए। डॉक्टर साहब जी सर, आज लोगों को आज आप बता ही दीजिए सर, चुप रहने से अब काम नहीं चलेगा सर। बिल्कुल, पहला तो ये कि सर धर्म और देश अलग अलग नहीं है। दूसरा ये कि राष्ट्र, राज्य, देश ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, पर चीज़ें एक ही हैं।
रही बात नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, रही बात धर्म की, तो धर्म और धार्मिकता में फ़र्क होता है सर। धर्म, धार्मिकता और नफरत में फ़र्क होता है। राष्ट्रवाद, देश प्रेम और घृणा में फ़र्क होता है। किसी नफरत को आप नेशनलिज्म नहीं कह सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि क्या नेशनलिज्म बिना नफरत के नहीं आ सकता। हम किसे कहते हैं राष्ट्र? एक क्षेत्र विशेष में रहने हम लोग मिल के राष्ट्र बनता है ना, जमीन थोड़ी है राष्ट्र है। हाँ जहाँ क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति समर्पण और लगाव ही राष्ट्रवाद है। जी। तो वो समर्पण और लगाव दिखना चाहिए, ना कि नफरत दिखनी चाहिए। उसको हम राष्ट्रवाद नहीं कहते सर। इसी तरह से धर्म जो है ना सर, राज धर्म की परिकल्पना है, मानव धर्म की परिकल्पना है, देश धर्म की परिकल्पना है। धर्म तो एक नैतिक एथिकल गाइडलाइंस हैं जो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक फॉलोअप बनाती है। वेरी बहुत। और किसी भी रिलीजन में सर, किसी भी रिलीजन में आप किसी भी रिलीजन के चीज़ों को उठाइए, इवन जो रिलीजन जिनके टेक्स्ट वगैरह एडिट हो गए या आज सही फॉर्मेट में उनके टाइम पर नहीं, उनके पास में नहीं है, वो जब अपने ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाते हैं तो वो भी वही चीज़ें पाते हैं कि एक कॉमन बात सब जगह है, और वो कॉमन बात का एक कॉमन लफ्ज़ है ह्यूमैनिटी। सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमैनिटी, सस्टेनेबिलिटी। कोई शख्स मान लीजिए, कोई शख्स कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, खुदा को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ। जब उसके क्रिएशन से आप मोहब्बत नहीं कर पाए, जी बिल्कुल सही बात। आप अपने क्रिएटर को कैसे फॉलो कर रहे हैं आप? जो उसने क्रिएट किया है भाई, जिस भी रिलीजन के ईश्वर को माना जाए, बाकी लोगों को भी तो उसी ने बनाया नहीं, होगा। हम मिसाल देते हैं ना कि जैसे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, अगर एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म करेगा तो वो कैसे खुश हो सकता है? जी यही मैं कह रहा हूँ कि सर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें सर आपको कि एक इंसान एक छोटी सी मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति को वो चाहे मंदिर में रखे या वो अपने घर पे रखे, उसकी उपासना कर रहा है। कोई शख्स उस मूर्ति को नुकसान पहुंचा दे तो वो उसको लड़ने को तैयार हो जाएगा, उसका उससे जान लेने को तैयार हो जाए, क्योंकि क्रिएशन है। हाँ। अब जब तुम अपने ही ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति को नष्ट करने लग जाते हो, तोड़ने लग जाते हो, जान लेने लग जाते हो, तकलीफ देते हो, तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो उसे तुम पर कितना गुस्सा आता होगा। राइट। तो क्या सच में तुम रिलीजन को फॉलो कर रहे हो? रिलीजन ये है ही नहीं। रिलीजन तो इस सेंस में है कि आप लोगों से कितना जुड़ सकते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता ना, ये कैसे बचा जाए स्क्रिप्ट्स को मिस इंटरप्रेट करके ज़रा झगड़े पैदा होते हैं। स्क्रिप्ट सब लोगों को सामने आना है पड़ेगा, ना? पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा और अपने उन लोगों को समझाना पड़ेगा। नहीं, हमको तो दिखाई पड़ते हैं पढ़े लिखे भी। देखिए, एक पढ़े लिखे होते हैं जो डिग्री वाले, एक एजुकेटेड या इनलाइटेंड लोग होते हैं। तो इनलाइटेंड की कमी है। देखिए, इनलाइटेंड लोगों की बड़ी अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे मतलब BA MA करना कोई पढ़ा लिखा होना मुझे लगता है कि नहीं है। जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि एक बार अगर किसी को IAS लेकिन बन पाए ना बन पाए, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करे तो शायद इनलाइटेंड हो जाए वो, मतलब उसका एक दिमाग खुल जाए शायद, तब वो एजुकेटेड होगा। सर इसमें मैं बात आपसे कहना चाहूँगा, बेसिकली जानते तो लोग सब कुछ है, समझिएगा सर। हमारी हिंदी लिटरेचर में एक राइटर हुआ करते थे गजानन माधव मुक्तिबोध, तो उन्होंने अपनी कविताओं में कई जगह पे लिखा हुआ है कि बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। मतलब इसका ये है कि जो इंटेलेक्ट वर्ग है ये कृतदास से खरीदा हुआ गुलाम है। ये जो लिख रहा है ये इसके अपने थॉट है नहीं, ये रेंटल थॉट है। किराए के विचारों का उद्भास, ये इसके पेन में कैपिटलिज्म की इंक पड़ी है। बस सर यही फ़र्क है और कुछ नहीं। और कैपिटलिज्म की इंक क्यों पड़ी है? क्योंकि लोगों की ख्वाहिशात इनफाइनाइट हैं, बस सर। तो इसीलिए वो उन चीज़ों को मिस इंटरप्रेटेड कर रहे हैं। लेकिन उसमें हम या आप या और भी बहुत सारे लोग, हो सकता है लोगों को लगे कि इनकी तादाद कम है। हमारी कंडीशन उस चिड़िया की तरह है कि जब जंगल में आग लगी थी तो चिड़िया चोंच में पानी ले जाकर डाल रही थी कि शायद आग बुझ जाएगी। आज आग बुझेगी या इसे चिड़िया जल के मर जाएगी, ये तो एक अलग बात है सर। लेकिन हो सकता है चिड़िया की कोशिश को देखकर लोग बाकी भी इंस्पायर्ड हो जाएं और सच में जंगल की आग बुझ जाए। बिल्कुल सही बात। और जब उसका इतिहास लिखा जाए जंगल का तो मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा जाए, आग लगाने वालों में ना लिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
रहमान साहब, आपने भी तमाम अच्छे स्कूलिंग आपकी रही है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से आप आए, इतना एक अपना लंबा सफ़र है आपका, तमाम लोगों से इंटरेक्ट आप होते हैं, हर तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। क्या कभी आपने भी अपनी सोसाइटी में कभी आप हिट हुए? क्या आप कभी महसूस किए कि यार ये तो जैसा बताया जा रहा वैसा ही? इन जनरल तो क्रिएट कर दिया गया नैरेटिव दिखाई पड़ता है, हर तरफ दिखाई पड़ रहा है। इन जनरल पर्सनल तो नहीं आ सकता। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, सिविल लाइंस में हूँ, मेरा ऑफिस है, और हम जिस बिल्डिंग में हैं उस बिल्डिंग में करीब सबसे ज़्यादा पूरे इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जो CAs के ऑफिसेज हैं वो यहीं हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि, और ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी कम्युनिटी का CA हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास होंगे 20% कम्युनिटी के लोग, बाकी तो सभी हैं इन जनरल। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसके बावजूद कि कोई कहीं और बोर्ड देखा हो उसने और हमको छोड़ के कहीं और चला गया हो, या कहीं और से मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि चला आया हो, उधर से इधर या उधर से उधर। कोविड में भी इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हुई, और अफसोस की बात है कि हमारे बहुत अपने बहुत ख़ास वो लोग भी भ्रमित हुए, उन्होंने भी लिखे। हमने कभी कभी, ज़्यादातर तो इग्नोर ही करते हैं, कभी कभी उस पर मैंने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा अरे आप कहिए तो, आप बहुत सम्मानित हैं हमारे लिए, कहिए तो मैं डिलीट कर दूं। मतलब इंडिविजुअली अगर देखिए मिलना जुलना, और अगर ये जो एक मिक्स कल्चर बहुत ज़रूरी है। हमें किसी को भी हम अगर जिस कम्युनिटी से हैं हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो हमें कंसाइज नहीं होना चाहिए इस एक कम्युनिटी की तरह से। हमें ऑर्गेनाइजेशन इस तरह नहीं बनाना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग हों। हम भी उसी तरह ना करें तो कोई और भी, सब उम्मीद करते हैं। तो अगर मिक्स होगा सब, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी लोग हैं, जब मिक्स होंगे सब लोग तो फिर गलतफहमियां पैदा करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हालांकि देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह का, वो सब समझ रहे हैं कि अब मुश्किल काम हो रहा है, उनके लिए चैलेंजेस हो रहे हैं, तो वो इंटेंसिटी और बढ़ा दे रहे हैं। वो स्क्रिप्चर पर भी आ जा रहे हैं, वो कल्चर पर भी, रिचुअल्स पर भी आ जा रहे हैं, वो हर तरफ अटैक कर रहे हैं। हमारे पास दूसरी कम्युनिटी के 20, 25, 50 वीडियोस और आ जाएंगे, मैटर आ जाएंगे। तो कोई ना कोई, इतना भी अच्छा हूँ मैं, कोई ना कोई बात तो लगेगी ना कि हाँ ये बात तो सही है। अब हम उसको वेरीफाई भी नहीं करेंगे, लेकिन हमने आपसे मुलाकात होती है, आपको मैं देखता हूँ तो देखूंगा, जैसे कि आम तौर से मन में तो डाल दिया ना, मन में डाल देता है, मन में डाला सबके मन में डालता है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर से, मतलब एक सभी लोग समझते हैं कि ये लोग इनके स्क्रिप्चर में है, ये लोग कहते हैं कि बाकी सब जहन्नमी हैं, यही जन्नती हैं। हाँ, हमने अपने कई एपिसोड में भी समझाया कि कुरान में सूरे वल अस्र है ना, वल अस्र, सिर्फ वल अस्र एक बहुत छोटी सी सूरे है, उसमें डिफिनेशन बता दी है कि कौन जन्नत में जाएगा, और उसमें कोई मुसलमान का नाम नहीं लिखा गया। अल्लाह ने मुसलमान का नाम नहीं लिया उसमें। वल अस्र इन्नन नहीं, यहाँ पर हाँ, जहाँ पर डिफिनेशन बताया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि ज़माने की कसम खाई, जो सस्टेनेबिलिटी की कसम खाई, मतलब जो चल रहा है समाज की, उसकी कसम है कि सारे लोग जहन्नमी हैं। मतलब वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं, जहन्नम में हैं, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके। उसके बाद दो कैटेगरी बताई, जो ईमान लाए और जो नेक है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक हैं। अब ईमान का मतलब अलग सूरह बकरा में है। ईमान में 5 चीज़ों पर ईमान है। आमनतु बिल्लाहि रब्बी, मतलब अल्लाह पे ईमान लाना। हमें कोई ऐसा मज़हब नहीं दिखाई पड़ता जो ईश्वर पे ईमान नहीं रखता, कोई मज़हब नहीं दिखता। फिर मलाइका पर ईमान, मतलब जो फरिश्तों पर, ये भी मुझे कोई नहीं दिखता। मतलब कहते हैं इंद्र भगवान बारिश करते हैं और ये इनका काम ये, इनका काम ये, वही अभी कह रहे हैं कि जो फरिश्ते हैं सबको काम अलॉटेड है, सब काम कर रहे हैं। उसी तरह से नबियों पर, सभी लोगों के अपने अपने दूत हैं, सब आए हैं,
ये भी, इस पर भी सब लोग मान रहे हैं। किताबों पर सब लोग मानते हैं, आपकी ये किताबें, हमारी ये किताबें, सब लोग मानते हैं कि आसमानी किताबें हैं, वक्त वक्त पर आती रहे। वक्त वक्त पे आती है, ये आसमानी किताबें, ये भी सब लोग मानते हैं। और आखिरत यानी कि जन्नत दोज़ख, स्वर्ग नर्क, कौन नहीं मानता? तो ये ईमान तो मैं देखता हूँ सब लोगों का ईमान है। और नेक कौन नहीं है? नेक के लिए कोई मुसलमान होना या क्रिश्चियन होना या हिंदू होना या कुछ भी होना तो ज़रूरी है नहीं, नेक तो सभी लोग हैं। फिर एक बात और है उसमें कि वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, इसमें सब में कमी है, हमारे अंदर भी कमी है, उनके अंदर भी, आपके सब के अंदर कमी है कि हक़, सच्चाई और सब्र। सब्र का मतलब ये नहीं कि सब सब्र करके बैठ जाओ, सब्र का मतलब अरबी वाला सब्र जो है ना, वो है कि कोशिश करते रहो, जो गलत चीज़ें हो रही सब्र भी करो, ये नहीं कि फ़ौरन लड़ना शुरू कर दो। राइट। सब्र के साथ कोशिश करते और एक दूसरे को सही बातें बताते रहो, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज बताने की, एक दूसरे को सही चीज़ें बताते रहो। तो ये डिफिनेशन है जन्नत में जाने की। जैसे मैं सर देखता हूँ जी, कुछ लोग हैं आते हैं, रील पर आते हैं, रोल पर आते हैं और कहते हैं कि ये फलां को नहीं पता है, ये हिंदू ये नहीं जानता, मुसलमानों को तो ये पता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें बताएं। ऐसा नहीं है कि हमारा हिंदू नहीं जानता या हमारा मुसलमान नहीं जानता, सब जानता है, सब्र करता है, वक्त को सही होने का इंतज़ार करता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी आग में और घी डालने का काम हम करें, हम काम ऐसा करें कि ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहें। लेकिन नैरेटिव इस तरह बना है ना कि लेकिन सुनने वाले, उनको पता चला कि लाखों लाख में सुन रहे हैं और उनको आप बताइए, जब उसमें लाखों में अगर 2-3 का भी दिमाग आपने घुमा दिया, हाँ हाँ, तो वो इसी सोसाइटी में एक के बाद एक घूमता रहेगा दिमाग। इसी सोसाइटी में ना है। आखिर सर ये बताइए, इसी सोसाइटी में तो होंगे जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, जब गोलियां चलाई थी, तो क्या किसी अंग्रेज ने किसी हिंदुस्तानी पे गोली चलाई थी? ऑर्डर अंग्रेज ने दिया था, हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानियों के ही ऊपर। तो जब हम आज़ाद हो गए तो आखिर वो लोग भी तो यही हैं जिन्होंने हमारे सीने पे गोली चलाई थी, अभी भी चला रहे हैं। तो वो तो ना तब सुधरे थे ना अब सुधरेंगे। तो ऐसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने का काम हमारा है, हमें आगे बढ़ना होगा, अपने लोगों को बताना। डिस्क्रिमिनेट करने की बात तो दूर की, पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफाई, वही सर, आइडेंटिफाई करेंगे हम उनको कि ये वही लोग हैं जो वहां पर भी थे और यहाँ पर भी, और पूरे सिस्टम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें लड़ते ही रहेंगे। नहीं, क्यों लड़ेंगे? कुछ वजह भी तो सर कोई होनी चाहिए। हमारे आपके जब हित नहीं टकराते है ना, हमारे लिए गुरु का मतलब गुरु, वो गुरु का मतलब कोई भी हो, तो वो मेरे लिए उतना ही रिस्पेक्टेड है, सम्मानीय है, जितना मेरे लिए मेरे धर्म का हो, चाहे किसी धर्म का हो, जिसने मुझको सिखाया है उसके सामने आदमी का सर झुक ही जाता। बिल्कुल। इलाहाबाद के बारे में, मतलब प्रयागराज है, अब गंगा जमनी तहजीब, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? हाँ सर, मुझे लगता है कि हम लोग खुद ही उस चीज़ के दौर से गुज़र रहे हैं। और जी, सबसे बढ़िया अगर मैं इस चीज़ को देखूं कहीं पर, जी, तो आज की डेट में सर 99% हमारे जो स्टूडेंट रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। जी, 1% में ही मुस्लिम होंगे। लेकिन अगर सर आप देखें कि बच्चों की आंख में आपके लिए एक सम्मान, एक आपके लिए वेलविशर होना, आपके उस सेंस में अगर आप देखेंगे जाके सर, तो आप पाएंगे कि नहीं, बच्चे सारे वैसे ही हैं। और लगभग जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो जिस जगह मौजूद हैं वहाँ भी उनका वही कल्चर है, वहाँ भी उनकी वही चीज़ है सर। तो मुझे लगता है कि जिस हम गंगा और जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो क्योंकि यमुना यानी दिल्ली से एक जो कल्चर मिला था सल्तनत पीरियड का, और गंगा इस सेंस में कि एक तीर्थ स्थान के तौर पर प्रयाग, और यहाँ से जो एक कल्चर था, इसने जिस चीज़ की शेयरिंग की थी, शेयरिंग यानी कोएग्जिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। तो मुझे लगता है कि सर इलाहाबाद में जो जिन स्टूडेंट्स हैं हम लोग का पहला पड़ा, और जो खुद इलाहाबाद में रह रहे हैं लोग इस प्रयागराज में, वो खुद भी उसी तहजीब के हिसाब से अपनी लाइफ ही फॉलो कर रहे हैं। जी, आज भी सर आप देखेंगे कि कोई इंसान नफ़रती बात कर रहा है या कोई इंसान नफ़रती है, आप खुद पाएंगे कि मैक्सिमम लोग जो पॉलिटिकली हो सकता है उसके व्यू से कन्विंस हों, वो भी सोशली उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, उससे वो कतराते हैं कि नहीं यार उसके अजीब गरीबों के थॉट है यार, उससे थोड़ा सा किनारे रहो। हाँ, जब बात करते हैं वही सब बातें करते हैं। मैंने भी देखा इस तरह का। तो आप ये पाएंगे सर, देखिए
पॉलिटिकल बिलोंगिंगनेस अलग बात है सर, कौन किस पार्टी को लाइक करता है, कौन किस चीज़ को लाइक कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की नफ़रत को कौन लोग लाइक करते हैं, तो आप पाएंगे कि सर इस तरह की नफ़रत का जो रेशियो है वो बहुत कम लोगों में है। और कम लोगों का सेंस ये है ना सर कि कुछ तो जानते बूझते हुए भी इस तरह की चीज़ों को लाते हैं, वो उनका अपना कुछ पर्सनल बेनिफिट है, और कुछ ऐसे हैं जो ना समझ है। बिल्कुल, नहीं जानते बूझते वाले कुछ लोग हैं जिनको हम लोग भी जानते हैं कि वो लाते हैं। जी जी जी। अब देखिए, अगर वो जहर तो आप पूरे ड्रम में भी एक चम्मच डाल देंगे तो वो तो फैलना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये तो होता ही है। आपके तो स्टूडेंट्स बहुत सारे, मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा लोग कामयाब हो चुके हैं अब तक सिविल सर्विसेज में। दृष्टि IAS से भी जुड़े रहे, उसके पहले जो आप भी पढ़ाते रहे, तो लोग, तो उन लोगों ने कुछ दिखाई पड़ा आपको कि कुछ आपके संस्कार को फैलाया आगे? बिल्कुल सर, एक नाम जो मैं हमेशा लिया करता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट हैं अभी बहराइच में एडिशनल SP हैं, दुर्गा प्रसाद तिवारी जी जी, और दुर्गा इलाहाबाद में भी रहे, यहाँ भी CO रहे, कई जगहों पर जी। तो अभी जब ये बहराइच में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा, तो खुद देखिए कि गवर्नमेंट ने भी एक ऐसे ही ऑफिसर को भेजा जिनका एक बैकग्राउंड रहा हो कि वो दोनों ही कम्युनिटी को आसानी से टैकल कर लें और ऐसी चीज़ को ख़त्म कर दें। और कहने की ज़रूरत नहीं कि सर जो आप कूल डाउन चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर, फिर वैसी चीज़ उभर कर आई नहीं सर। तो नो डाउट वो लॉ एंड ऑर्डर और उस ऑफिसर की देन कहिए जिसने वहाँ पर पहुँच के सिस्टम को संभाला और चीज़ें मेंटेन की। तो फिर सोशल मीडिया की बात आप कर रहे थे। हाँ कि मुल्क को इसने तोड़ा ज़्यादा है और जोड़ा कम है। जबकि साइंस हमेशा कोई भी चीज़ बनाती है तो ह्यूमन वेलफेयर पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो लास्ट हम लोग बताते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो साइंस के ऊपर चढ़ के टेक्नोलॉजी आती है और वो हमेशा ह्यूमन वेलफेयर के लिए आती है। यस, इसीलिए बनती है जी फैसिलिटेट करने के लिए। जी, लेकिन उसका ग्राउंड कहाँ है? उसका ग्राउंड है साइंस जी। कोर साइंस को एक्सेप्ट करती है और उस पर आती है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का मतलब ही है कि ज़िंदगी को आसान करना। जी, हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। हम कभी सर ये सोच सकते थे कि जैसे अभी एक्सियोम 4 का मिशन था, शुभांशु शुक्ला साहब हमारे एस्ट्रोनॉट थे, जो हंगरी, पोलैंड, नासा और इंडिया के चारों जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उसको एक्सियोम, तो वो सब वहीं गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही गए थे जी। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ थी सर? टेक्नोलॉजी ने ही चीज़ों को आसान किया। लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी को जब अपन मिसयूज़ करते हैं, जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको कि एक इंजन का नाम आपने सुना होगा, क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, उसकी कुछ खूबियां हैं। वो बहुत लो टेम्परेचर पर भी मतलब कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको लिक्विफाइड करता है, जो एक फ्रोजन कंडीशन में आ सकती हैं, उनको लिक्विफाइड करके रखता है, जैसे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। ये फ्यूल हैं और ऑक्सीडाइज़र हैं, तो उनको वो करके रखता है। तो जब हमें लंबी दूरी के सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने होते हैं और बहुत हैवी होते हैं, तो वहाँ पर हम क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करते हैं। तो ये ह्यूमन वेलफेयर में हुआ कि क्रायोजेनिक इंजन ने सैटेलाइट लॉन्च किया, तो जैसे हम डीप स्पेस में भी जाते हैं, हम चंद्रयान मिशन की बात करें, हम मंगलयान की बात करें, ये सारी चीज़ें हैं। ये पॉजिटिव है। लेकिन उसी इंजन का यूज़ सर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए भी किया जाता है। अब आप उससे 8000, 11,000, 18,000, 20,000 लॉन्ग रेंज पर आप अटैक कर सकते हैं। एक बनाई चीज़ें किसके लिए गई थी? फायदे के लिए। दूसरी जहाँ कहाँ मिसयूज़ हो रहा है, वही एटम, वही एटॉमिक रिएक्टर थर्मल पावर क्रिएट करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी का मिसयूज़ जब हम करते हैं तो हम एटॉमिक ब्लास्ट करा लेते हैं। तो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें साइंस में हैं। तो इसी तरह से सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया ने क्या किया कि पहले धीरे धीरे उसने फेसबुक के ज़रिए से, उसने ट्विटर के ज़रिए से, उसने व्हाट्सएप के ज़रिए से लोगों को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक, और उसमें बड़ा रोल प्ले किया इंटरनेट सर्विसेज ने। ये जितनी कंपनियां जो अपनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो लुभावने दिए उन्होंने कि हम इतना सस्ते में कर देंगे, हम फ्री में कर देंगे।
अब उसका मिसयूज़ कहाँ से हुआ शुरू सर? जब गांव के आखिरी आदमी के पास मोबाइल हो गया और वो कुछ ABCD जानते ही नहीं और उसने आज तक किसी को सुना नहीं था। जैसे मुझे ही देखने के लिए, सर को देखने के लिए बच्चे पढ़ने के लिए गांव से आते थे ना यहाँ पर। हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर ही तो मुलाकात हमारी होती थी। जब वो हमको वहाँ पाया, ठीक है, और मेरी कही गई बातें, अगर वो मेरा फॉलोअर है तो उसने अपने मन में बसाया ना। तो सर लोगों ने मिसयूज़ ये किया कि ऐसी बातें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जो उनके दिमाग में रच बस गई। अब वो हर दूसरा वीडियो नफ़रत का, हर दूसरा वीडियो नफ़रत का, उधर वाला भी डाल रहा है, इधर वाला भी डाल रहा है, जिसका वाला देख रहा है वो बहक जा रहा है। तो कैसे रोका जाए इसको? सर इसको रोकने के लिए मैं कहता हूँ कि एजुकेट इंडिया एंड देन ग्रेट इंडिया। अगर आप लोगों को सिर्फ लिटरेट मत बनाइए, हमें ज़रूरत है फंक्शनल लिटरेसी की। चीज़ों को हम समझ सकें, लोग चीज़ों को पढ़ सकें, लिख सकें और चीज़ों को समझ सकें। फंक्शनल लिटरेसी, यूरोप, अमेरिका, इन सब जगहों की फंक्शनल लिटरेसी है। हमारी क्या है कि हमने सिग्नेचर बनाना सीख लिया, हमको लिटरेट बता दिया गया कि हम 70%, हम 75% लिटरेट हो गए। नहीं सर, हमें लोगों को अवेयर करना होगा। हमारे यहाँ लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। लोगों को जब हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं, आप यकीन मानिए कि वो नतमस्तक हो जाते हैं कि साहब हमें ये बात की जानकारी नहीं थी। तो मैं तो आप सब लोगों से ये कहता हूँ सर कि नॉलेज को आप अपने सैचुरेट मत कीजिए, उसको एक्सपेंशन कीजिए, लोगों तक चीज़ों को पहुँचाइए। क्योंकि कहा जाता है कि तूने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। वाह, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात। तो और आपके जहन में कोई सॉल्यूशन है इसका जो सर ठीक हो जाए सब कुछ? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है सर वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। और हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि डोंट किल द मैसेंजर, शूट द मैसेज। अब सर मैसेंजर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मैसेंजर है। करेक्ट। सर आप मैसेज को शूट कीजिए, जो हम कर रहे हैं वो वही चीज़ है। अब सवाल ये है कि सर आप घर की खिड़की खोलते हैं, खुशबू भी आएगी तो बदबू भी आएगी सर। जी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसमें से क्या लेना चाहते हैं। हवा भी आएगी और मच्छर भी आएंगे। तो जैसा सर ने कहा कि आपको लोगों को इस तरीके से अवेयर करना होगा, लोगों तक, और लोगों की भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि सर लोग उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी इन चीज़ों को समझें। और नो डाउट कि सर छोटे छोटे जो कदम हैं वो मालिक ने चाहा तो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और किस चीज़ में अवेयर करना चाहिए, मतलब किस फील्ड में, किस एस्पेक्ट पर, किस सब्जेक्ट पर, या किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा अवेयर करना चाहिए? सबसे पहले अपने घर का ही सुधार कर लेना चाहिए सर, अपने आप को। जी। हम सुधरेंगे देश सुधरेगा वाला हाल है। हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने लोगों को, जी, हम उनके दिमाग में सही चीज़ें भरे, सोसाइटी में अपने आप व्यापक बदलाव दिखाई पड़ेगा सर। आज़मी साहब आपका क्या ख्याल है? मेरा कहना यही है सिर्फ कि ये जैसा कि आपने बताया और सर ने बताया, सारे लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए। हमसे, हमारा बच्चा छोटा सा था तो उससे मैंने बोला कि बेटा आगे बड़े जब होगे तो अगर कोई तुमसे पूछेगा तो तुम ये कहना कि हम नेशन सर्विस, मतलब हम देश की सेवा करना चाहते हैं। तो उसने पलट के मुझसे सवाल किया कि देश सेवा क्या? तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा तुम्हारा कोई कदम कंट्री के, हर कदम कंट्री के लिए होगा, लोगों के रिस्पेक्ट के लिए होगा, लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए होगा, लोगों को और बेहतर बनाने के लिए होगा। यही देश की सेवा है। इसी को नेशन सर्विस समझो तुम, कि क्योंकि जख्म दिखा देना होशियारी थोड़ी है, लोगों का मकसद गमख्वारी थोड़ी है, और तू भी कर एहसास बिखरते रिश्तों का, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने अपनी जवानियाँ कुर्बान की हैं सर, सोसाइटी को बनाने के लिए। हर एक को उतना ही दिया अपने हिस्से का जितना हमारे पास था।
अब आगे के लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की चीज़ों के लिए अलंबरदार बने और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम लोग ऑफलाइन पर लोगों को मिलते थे, ऑनलाइन पर आकर के बहुत सारे लोगों ने लोगों को गलत सही मैसेज दिया, लेकिन अब हम लोगों ने ये जिम्मेदारी महसूस करते हुए कि इतिहास हमसे सवाल पूछेगा, देश हमसे सवाल पूछेगा कि तुमने देश के लिए क्या किया, उसकी इंटीग्रिटी के लिए क्या किया। जब देश को नुकसान पहुंच रहा था तो तुमने इंटीग्रिटी के लिए क्या काम किया था। तो आज हम लोगों ने मजबूर होकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना है और जिसके आप माध्यम बने हैं, और इस माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक रख रहे हैं कि लोगों पर मत जाओ। आप सिर्फ ये देखो कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वो सोसाइटी आपके लिए कितनी बेनिफिशियरी है, और सारे लोग एक अच्छे इकोसिस्टम में जब सर्वाइव कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ने लिखने पर और एक समाज, बेहतर समाज को और आगे ले जाने के लिए काम कीजिए। आप लोगों के बहकावे में मत आइए। वो लोग गद्दियों के तलबगार हैं, वो आपसे, आपको हमसे और हमसे आपको अलग करके अपनी अपनी गद्दियां तलाश कर लेंगे, और इसके बाद आपको क्या कर देंगे, आपको बाय कर देंगे और आप कहीं नहीं होंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए सिंपली ये कहा जाता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो मेरा मैसेज यही है कि अपने सामान की सुरक्षा। मेरा मैसेज ये है कि मतलब जैसे रिलीजन है, तो रिलीजन का मतलब फॉलो करने का मतलब क्या होता है। इबादत करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप पूजा करते रहिए, नमाज़ पढ़ते रहिए, ये नहीं है इबादत। इबादत का मतलब ये है कि जो स्क्रिप्चर है ना, ईश्वर तो सामने है नहीं, ईश्वर ने स्क्रिप्चर दिया है, उसे फॉलो करिए। वो फॉलो करना ही इबादत है। जो उसने कहा है ये अच्छा काम कीजिए, ये कीजिए, वो अगर नहीं कर रहे हैं आप, और आप जाके अकेले कमरे में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप स्क्रिप्चर्स को फॉलो ना करें। उसी तरह से देशभक्त और पैट्रियटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ भारत माता की जय बोलें और मतलब हम सोचें, वो तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं। जो उसका ग्रंथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ग्रंथ क्या है, जो बहुत सारे मुख्तलिफ एक्ट्स हैं वो हैं। अगर हम उसको फॉलो करेंगे वो है देशभक्ति, नेशनल सर्विस। ये देशभक्ति है, वो नेशनल सर्विस है। तो हमने नियम बनाए हैं, उसे फॉलो करेंगे, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। इसके बाद हमको समझना बहुत ज़रूरी है, हम सभी को, जो लोग गुमराह हो भी जाते हैं या गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, उनको देखने की ज़रूरत है कि कुछ भी नैरेटिव फैल रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। जैसे कोई इस बीच हमने देखा पिछले बहुत सालों से, 10-15 सालों से, कि वेल्थ सेंट्रलाइज हो रहा है, वेल्थ सेंट्रलाइज हो रहा है। तो ये वेल्थ, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, हमको डिमोनेटाइजेशन में वेल्थ सेंट्रलाइज दिखा, हमको लॉकडाउन में वेल्थ सेंट्रलाइज दिखा। दूसरा जो ये थोड़ा सा आसान शब्दों में बता दीजिए जिससे आम लोग भी अगर सुने तो वो समझ पाए। इस चीज़ को जो वेल्थ सेंट्रलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर दें। जो मतलब एक, जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटी सी ज़मीन है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अब उसमें एक को लीडर बना दिया गया कि वो सब देखे। हमारी बिल्डिंग है, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो अगर हमको उसका केयर टेकर बना दिया गया कि सब देखिए, सबसे आप सब कंट्रीब्यूशन लीजिए, और यहाँ पर जो जो भी चाहिए चीज़ें, कॉमन लाइट चाहिए, लिफ्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सफाई चाहिए, ये सब इंतज़ाम करिए। अब वहाँ पर ज़मीन भी है, जो हमको यहाँ पे सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना का काम नहीं है हमारे पास, वहाँ ज़मीन है, ज़मीन से ही सब एम्प्लॉयमेंट भी निकलता है। तो हमारा काम, अगर हम हुक्मरान हैं या हम हेड हैं या हमारे पास डिस्क्रिशन है कुछ काम करने का, तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो ज़मीन से रिस्क निकल रहा है, रिसोर्सेज निकल रहे हैं, उसका कोशिश की जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सबको अपने अपने हिस्से का मिल जाए। यहाँ पर जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे सबका जो अपनी अपनी मेहनत से वो लोग कमा लेते थे, 20,000, 10,000, 50,000, जो भी अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो बंद हुए। आप गौर करेंगे कि जो जो इवेंट हुए हैं उसकी वजह से जो आम लोगों के जेब से पैसे निकल गए। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौर में देखिए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, बहुत लोगों की नौकरी गई, लेकिन जो वेल्थियस्ट लोग थे हमारे कंट्री के, उनकी आप देखें उनकी वेल्थ बढ़ गई, क्योंकि रिसोर्सेस तो जो कंट्री का है वो तो वही है, जीडीपी जो है वो तो वही है। ज़मीन से
फ्रूट्स और मेटल और जो जो भी रिसोर्सेज निकलने हैं वो तो उतने ही हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पाया, वो सेंट्रलाइज हो गया, एक तरफ हो गया। अब सोचना ये चाहिए कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन जो काम है वो है पब्लिक सेक्टर का। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो जो यूटिलिटीज़ हैं, बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो अगर स्टेट के पास होती है तो एक तो सबको कम दाम पे, कम कीमत पे अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। ये ख़त्म हुआ, वो सेंट्रलाइज हो गया। अब प्राइवेट के पास जाएगा तो कम एक्सप्लॉइट करेगा ना वो। इसके बाद बिजनेस, सारे बिजनेस ऑनलाइन, और मतलब हम सब लोग, यही तो सर ने यही तो बताया कि कैपिटलिज्म की तरफ चीजें गई। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि उन लोगों ने जो अर्न किया, मैक्सिमम को बचाने के चक्कर में हमको आपको लड़ाना चाहते हैं कि आप लड़ते रहिए एक दूसरे के बीच में, और इस पर ध्यान न दीजिए। ये एसेट पर कहीं से भी आपकी नजर नहीं आनी चाहिए। यानी जब हम अपनी नजर उस पर डालेंगे तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और वो पूरा सिस्टम लेकर के बैठ गए हैं। तुम गरीब हो, तुम गरीब बने रहो, तुम ऐसा करो कि तुम्हारा सबसे बड़ी चाहत धर्म की है, तुम धर्म के नाम पर लड़ते रहो, और तुमको हम लड़ाते रहेंगे और हम एंजॉय करते रहेंगे तो यही ना। सर मैं क्या कह रहा हूं कि एक भी कोई भी मैं कोई स्पेशली नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन के बच्चे किसी भी एहतजाज में गए हों, कहीं पर कोई उन्होंने लोगों को प्रोटेस्ट किया हो, कहीं किसी बताइए सिपाही की नौकरी में गए हों, कोई किसी सेना की नौकरी में गया हो, सारा करेंगे हम और एंजॉय करेंगे आप। और हमें कहाँ लड़ा करके रखा है, हमें धर्म के सांचे में ढाल दिया सबको, और सबका धर्म खतरे में है, जबकि किसी का कुछ खतरे में नहीं है। भारत एक ऐसा देश है सर कि हम लोगों ने दुनिया के कई देशों में सफ़र किया, लेकिन जो सुकून यहाँ आने के बाद हमें मिलता है वो सुकून कहीं नहीं, क्योंकि लोग एक दूसरे को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ लोग टाइम देते हैं, रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं कि ये नाराज़ ना होने पाए, इसको टाइम देना ज़रूरी है। तो सर मैं तो अगर कहूँ तो यही कहूँगा कि उसी एसेट को जो उन्होंने क्रिएट किया है ना, उसी को बचाने के लिए लोगों को लड़ा लड़ा करके वहीं रोक दे रहे हैं। और लोग नासमझ हैं जो गरीब तर गरीब हैं, और लेकिन लड़ते किसके लिए हैं कि ये मेरा धर्म अच्छा है और ये मेरा धर्म नहीं। नेक्स्ट जनरेशन करेगा क्या? बिजनेस ख़त्म, कोई बिजनेस कर नहीं सकता, क्योंकि लोग सिर्फ जो हमारी परचेजिंग हो गई वो भी सेंट्रलाइज हो गई है, या मॉल में ख़रीदते हैं या ऑनलाइन ख़रीदते हैं। तो इसका कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। अब सारी दुकानें तो बंद होती दिखाई पड़ रही हैं हमको, छोटी छोटी। तो ना बिज़नेस कोई कर पाएगा, ना कोई जॉब कर पाएगा। जॉब करेगा तो इन्हीं लोग 2 3 4 5 10 लोग जो बड़े बड़े हैं। पूरे इंडिया की 40% वेल्थ तो 1% लोगों के पास है, 1%। वो 1% लोगों की नौकरी सब करेंगे और वो एक्सप्लॉइट करेंगे, कर रहे हैं, शुरू हो गया है। तो ये तो सोचना चाहिए कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचना ज़रूरी है हमको। ठीक है, तो चलते चलते सर कुछ कहना चाहेंगे आप कि एक लंबी बहस का मतलब एक डिबेट हुई है, और अपना पैगाम मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और ये हम लोग वादा आज लेते हैं कि हम बीच बीच में मिलेंगे और लोगों को इम्पोर्टेंट बातों पर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जिसके लिए हमारा बहुत खूबसूरत देश है, और ये देश को बनाए रखने के लिए सामाजिक समरसता का बने रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम एक दूसरे के साथ जैसे सदियों से हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे, और हम सब साथ में हैं। इसको बेवजह का किसी धर्म के सांचे में या उस आईने से देखना मुझको नहीं लगता कि कहीं से भी अच्छी चीज़। हिस्ट्री ने से डराइए कुछ कि हिस्ट्री ने जब इस तरह चीज़ें हुई हैं तो हिस्ट्री ने किस तरह से मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं उसके? डराने की बात तो नहीं है, बस सबक लेने की बात है। वही हम उससे सबक लें। जिन मुल्कों में इस तरीके की चीज़ें रहीं वो उनके लिए कभी बेनिफिशियरी नहीं रही। हमारे बगल में ही पाकिस्तान है, नफ़रत पे पनपने पे देख लीजिए उनका हाल आज क्या है। और वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उसके वो कर्जदार हैं। चीन की एक कॉलोनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने जिस तरह का ढांचा बिल्डअप किया था और जिस तरह की चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया था, उसी के दम पर आज हम वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट देशों में गिने जाते हैं जी। तो उसको तबाह करने की ज़रूरत नहीं, उसको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यही मैसेज हिस्ट्री से जाएगा सर। बिल्कुल। चलिए,
अच्छा लगा, हम लोगों ने बात की इस बारे में, जिम्मेदारी समझी अपनी। और इस तरह की कोई इवेंट होता है देश में तो हम लोगों को आगाह करना चाहिए लोगों को कि देखो ये है, इसका ये मतलब तो नहीं है कहीं। आप मतलब हम किसी कंक्लूजन में ना पहुँचें, रिजल्ट ना दे दें कि ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो लोग सोचना शुरू करना। तो सही बात बताने के लिए सही लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमारे देश के उन सच्चे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो सिर्फ सच बोलते हैं, वो झूठ का दामन नहीं पकड़ करके लोगों को एक नैरेटिव तय करते हैं कि इस पाले में और उस पाले में नहीं है। लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का काम बस इतना ही सा है कि सितारे नूर देकर रात से कुछ भी नहीं लेते, सितारे नूर देकर रात से कुछ भी नहीं लेते, शबे तारीकी को करके मुनव्वर डूब जाते हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका हम लोगों को फिर बुलाने। मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।